हेडिंग डालो संघट्य सिद्धांत। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, तुमने डाली नहीं हेडिंग। संघट्य सिद्धांत तथा अभिक्रिया की दर। संघट्य सिद्धांत तथा अभिक्रिया की दर। चले संघट्य सिद्धांत तथा अभिक्रिया की दर लिख लो। किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित 3 कारकों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, 3 कारकों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, त्रिविम कारक। नंबर 2, अभिकारकों के मध्य, अभिकारकों के परमाणुओं के मध्य, अभिकारकों के परमाणु या ऑब्लिक अणुओं के मध्य, अभिकारकों के परमाणु ऑब्लिक मतलब या अणुओं के मध्य पूर्ण संघट्य, पूर्ण संघट्य। 2, नंबर 3, अणुओं के अंशों की संख्या, अणुओं के अंशों की संख्या जिसके द्वारा पूर्ण संघट्य, जिसके द्वारा पूर्ण संघट्य प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाए। आगे बात समझ, अगली लाइन से लिखो। जो परमाणु या अणु, जो परमाणु या अणु इन 3 कारकों, जो परमाणु या अणु इन 3 कारकों का पालन करता है, 3 कारकों का पालन करता है, उत्पाद बनाता है। 3 कारकों का पालन करता है, उत्पाद बनाता है। समझ में आ गया? उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब यहां से लिख दो नंबर 1, यहां लिख दो दर बराबर P इंटू जेड इंटू एफ। जहां P लिखोगे, P हो जाएगा त्रिविम कारक। लिख लो, इसमें भी लिख लो त्रिविम कारक। P बराबर हो गया त्रिविम कारक। लिखो अणुओं के मध्य एक दिशात्मक, अणुओं के मध्य एक दिशात्मक अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है, जिसे त्रिविम कारक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे त्रिविम कारक ब्रैकेट में P प्रदर्शित करता है। कारक P प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ? ठीक है। नंबर 2, पूर्ण संघट्य। नंबर 2, पूर्ण संघट्य।
देखो, जब परमाणुओं और अणुओं के मध्य पूर्ण संघट्ट होता है, जब परमाणुओं अणुओं के मध्य पूर्ण संघट्ट होता है, तब वह उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब वह उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब बना लो ये। आ गया। नंबर 3, देखो, जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब यह आवश्यक नहीं होता है कि सभी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं। अतः अभिकारकों का कुछ अंश जो कि पूर्ण संघट्ट प्रदर्शित करते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कि पूर्ण संघट्ट प्रदर्शित करते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जिसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब समझ में आ गया? F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अरे समझ में आ गई बात? अब आगे कहाँ ही लिख लोगे? अब लिखो आगे, F बराबर e की पावर माइनस EA बाई RT, F बराबर e की पावर माइनस EA बाई RT। तो दर बराबर PZF तो ही गया था, और F बराबर e की पावर माइनस EA बाई RT। यहाँ F को लिख दो तो यहाँ पर आ जाएगा ये, जहां पर P बराबर लिख दो A इंटू E, A बराबर P इंटू Z, तो उसके बाद इसके बाद ये लिखो K बराबर A, जहां पर लिख दो नीचे A बराबर P इंटू Z। आ गया? ठीक है। और अब ये समीकरण लिख लो, K बराबर A e की पावर माइनस EA बाई RT। तो लास्ट क्लास में हम लोग पहुंच गए थे इक्वेशन में, आर्हेनियस इक्वेशन में। और आर्हेनियस इक्वेशन में क्या था? K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। और K को हमने क्या बोला था? K को हमने बोला था रेट कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट। क्लियर है? उसके बाद A को हमने बोला था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, है ना, पूर्व चरघातांकी गुणांक। ये हमने बोल दिया था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो प्री
एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये हमने बोल दिया था। ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन ही मैंने बता दी थी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये भी मैंने बता दिया। आर गैस कांस्टेंट हो गया और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। तो इतनी बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम चलेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर कि ये क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन वही है, कौन सी इक्वेशन है, के एक ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो जब लॉग ले लेंगे तो क्या करनी, या लॉग बेस ई ले लेते हैं, लॉग बेस ई इक्वल लॉग बेस ई के, ये हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा लॉग ए बेस ई हो जाएगा माइनस हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, लॉग बेस जब हम लोग लेते हैं, लॉग बेस ई लेते हैं तो ई की पावर जो भी होगा वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी। क्लियर। अब जब ये कंडीशन हो गई तो अब एक काम करो, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लो तो 2.303 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग बेस 10। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर अपन कर लेंगे, इस जगह पर अपन कर लेंगे 2.303। अब देखिए न्यूमेरिकली कैसे अप्रोच करना है वो देखेंगे। 2.303 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू यहाँ पर भी होगा 2.303, ये हो जाएगा 2.303 और यहाँ हो जाएगा आपके पास में लॉग ए बेस 10 माइनस हो जाएगा ई ए डिवाइड बाई आर टी। ठीक है, अब एक काम करो 2.303 से सब में डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनली निकल के आएगा लॉग के बेस 10 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा लॉग ए बेस 10 माइनस हो जाएगा ये डिवाइड बाई 2.303 आर टी। समझ में आ गया, ये चीज आ जाएगी भाई। 2.303 से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया भाई। 2.303 सब में डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और फाइनली यहाँ पर आ गया 2.303 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनना है बस उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक ग्राफ की बात यहाँ से उठा के आएंगे और वो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे किसके किसके बीच में। वो ग्राफ होगा लॉग के बेस 10 वर्सेस 1 अपॉन टी। ठीक है, 1 अपॉन टी, लॉग के बेस 10 वर्सेस 1 अपॉन टी। तो ये ग्राफ यहां से लेके आ रहे हैं। अब इस ग्राफ को आप देखो, ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ ले लो, ये ले लिया अपन ने। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log k बेस 10 हो गया यहाँ पर और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। तो इसको करेंगे y इक्वल टू, यहाँ पर अगर ले लोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, c प्लस एम एक्स, है ना, वो नेगेटिव स्लोप चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास में ये कंडीशन जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी log a बेस 10 और नेगेटिव स्लोप के साथ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो स्लोप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर। आ गया। तो ये रहा आपके पास में पहला पॉइंट जहां पर आपको कैसे डिस्कस करना है, लॉग के साथ डिस्कस करना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक? चलो नोट करो, इतना यहां तक बात समझ में आ गई है। तो एक सिंपल सा ग्राफ है, इस ग्राफ को देख लिया कि लॉग के बेस 10 और 1 अपॉन टी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्या हुआ, ठीक है। अब चलो एक आगे एक और चीज देखते हैं, क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। देखिएगा, एक हमने ग्राफ खींचा लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में एक ग्राफ खींचा और क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है उसको देख लो। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, स्लोप गिवन था, स्लोप, और स्लोप गिवन है -4 × 10⁻3। ठीक है, ये गिवन है स्लोप -4 × 10⁻3। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट ईए की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, देख लिया आपने। ईए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ln k वर्सेस 1 अपॉन टी का ग्राफ है जिसमें स्लोप दिया था -4 × 10⁻3। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है ln k और 1/t, यानी कि थोड़ा सा पीछे जाए तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला होता है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और अगर हम ln की बात करें, ln क्या होता है? लॉग बेस ई होता है नहीं होता है? तो लॉग बेस ई ले लो यहां पर, लॉग बेस ई इक्वल टू लॉग बेस ई जो है k के साथ इक्वल टू कितना हो गया? लॉग ए बेस ई माइनस हो गया ई ए डिवाइड बाई आर टी, ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप कितना होगा? ये स्लोप कितना होगा? यानी कि स्लोप अगर बात करोगे तो ये तो 1/t तो फंक्शन हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर। आ गया समझ में? तो स्लोप आपको दे रखा था, मतलब ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है आपको, और ये कितना हो गया? ये स्लोप आपके पास है, और ये स्लोप कितना आ गया? माइनस ई ए बाई आर। आ गया समझ में? और इसकी वैल्यू कितनी है? -4 इंटू 10⁻3। अब समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई। तो ई ए बाई आर इज इक्वल टू दिस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻3 इंटू आर। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट यहां तक? क्लियर? अब इसमें आर अगर जूल में रखना चाहो तो जूल में रख लो, और किलो जूल में रखना चाहो तो किलो जूल में रख लो। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल अगर रखेंगे तो जूल पर मोल, और किलो जूल में रखोगे आर की वैल्यू तो किलो जूल पर मोल। तो यहां से आप एक क्वेश्चन सिंपल सा कर सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इसी से क्वेश्चन एक और उठा ले रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफ पूछा गया है, ग्राफ पूछा गया है, ग्राफ पूछा गया है के वर्सेस टी, के वर्सेस टी। मतलब अभी तक हमने जो ग्राफ लिए उस ग्राफ में देखो क्या था। मैंने आपको एक ग्राफ तो ये दे दिया, ये कहा था log k बेस 10 था वर्सेस 1/t। आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा कहा ग्राफ मिल गया? ln k वर्सेस 1/t। अब तीसरा ग्राफ कहां उठा रहा हूं? तीसरा ग्राफ उठा रहा हूं k वर्सेस t, मतलब k और t के मध्य में ग्राफ निकालना है। अब जरा यहां पर थोड़ा सोचना कि k और t के बीच में ग्राफ को कैसे देखा जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या है? k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही तो है। ठीक है भाई सब, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब k और t की बात कर रहे हैं, यानी कि t को चेंज करेंगे तो k में क्या चेंज होगा ये हमें समझना पहले पड़ेगा। अब जरा देखो, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर कहां है? नीचे। क्लियर है? तो टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो इसका मतलब ई ए बाई आर टी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। भाई किसी के नीचे संख्या जो रखी होती है, अगर उस संख्या को आप बढ़ाओगे तो कुल जो संख्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी, यानी ई ए बाई आर टी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ई ए बाई आर टी कम होगा तो इसको मैं 1/e लिख सकता हूं, यानी कि 1/e की पावर ई ए बाई आर टी लिख सकता हूं। अरे हाँ है ना, e की पावर है ना, माइनस में है, तो इसको 1/e की पावर आर टी लिख सकते हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये संख्या यानी कि इसकी घात कम हो रही है, अगर इसकी घात कम हो रही है तो कुल जो संख्या होगी, कुल मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। यार समझ में नहीं आया? भाई अगर मैं यहां लिख दूं s की पावर 2 और यहां लिख दो x की पावर 3, ये लिख दिया मैंने, तो नीचे वाली जिस संख्या जितनी होगी, जितनी ज्यादा बड़ी होगी, घात जितनी ज्यादा बड़ी होगी, ओवरऑल क्या होगा? वो बड़ी संख्या से आप ऊपर भाग दोगे तो कुल संख्या का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, छोटा हो जाएगा। नीचे घात जितनी छोटी होगी तो नीचे संख्या उतनी छोटी होगी, और जब भाग दोगे तो संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? सापेक्ष में देख लो। ठीक है, तो यानी कि 1/e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या होगा? बढ़ेगा। और ये वाला जो मान है किसके बराबर है? k के बराबर है। इसका मतलब है k बढ़ेगा। आप समझ में आ गया? क्लियर है? और k कर बढ़ेगा किस रूप में बढ़ेगा? अगर आप गौर से देखो कि t आपने बढ़ा दिया, t बढ़ाया है तो e की पावर के मामले में बढ़ रहा है। किस मामले में बढ़ रहा है? e की पावर के मामले में बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी e की पावर x अगर ले लोगे तो e की पावर x ले लोगे तो x बढ़ेगा तो k बढ़ेगा, यानी e के घात के रूप में बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और e के घात के रूप में अगर बढ़ जाता है तो फिर ग्राफ क्या होता है? उस ग्राफ को समझ लो तो बस काम खत्म हो गया। ये k हो गया, ये t हो गया, ये k हो गया, ये t हो गया, और इसको अगर घात लिखोगे तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। आ गया समझ में? तो ग्राफ अगर देखा जाए k वर्सेस t का ग्राफ जो होगा, क्या कहा मैंने?
K और T का जो ग्राफ होगा वो इस रूप में निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? K और T का जो ग्राफ होगा वो इस रूप में निकल के आएगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे आप T बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे E के पावर में वो बढ़ता जाएगा, यानी K भी बढ़ता जाएगा और T भी बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कर लोगे? कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, उसको भी देख लेते हैं। एक हम ग्राफ ले रहे हैं K वर्सेस EA, संकीर्ण ऊर्जा के बीच में K और EA। K और EA की बात करते हैं। EA क्या होता है? संकीर्ण ऊर्जा होती है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। एक बात मुझे बताओ कि अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या हुआ? सोच के देखो, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमें रिएक्शंस क्या होगा? भाई यार नहीं समझ में आ रहा, चलो यहां समझ लो, यहां समझो। ये बताओ, बाकी सबको कांस्टेंट कर दो, ये यहां पर देखो EA, ये दिख रहा है EA। अगर मैं EA को बढ़ा देता हूं, क्या कह रहा हूं मैं? EA को अगर मैं बढ़ाता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये घात ज्यादा होगी, लेकिन माइनस में है तो ओवरऑल क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? फिर समझा दे रहा हूं। EA अगर हम बढ़ा रहे हैं, EA अगर मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की ज्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है किसी की, तो E की पावर माइनस EA बाई RT का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो K का मान क्या होगा? कम होगा। यानी कि इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि EA अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, क्या कहा मैंने? अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभिक्रिया की दर क्या होगी बच्चों? कम होगी। और अभिक्रिया की दर अगर कम है यानी K कम होगा, और K कम है तो K कम है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यानी कि किस रूप में कट रहा है वो? E के फॉर्म में। तो अब इसको अगर देखो तो इसका जो ग्राफ क्या आएगा? यहाँ K ले लिया अपन ने, यहाँ EA ले लिया, क्लियर है? तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ जाएगा ऐसा। आ रही है बात समझ में? और ऐसा ग्राफ हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था, अगर आपको दिमाग में आ गया होगा तो यहां पढ़ा था CT इज इक्वल टू C0 E की पावर माइनस KT। याद आया कि नहीं आया? वही चीज है यहां पर क्या हुआ? T बढ़ेगा, बिल्कुल सही बढ़ेगा, लेकिन एक घटेगा तो CT क्या होगा? यहाँ पर T बढ़ने पर जो CT होगा वो क्या होगा? घटेगा। तो वही ग्राफ यहां पर भी आ गया। तो K और EA के मध्य में अगर ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ ये है। अब देखो यहां पर एक मुद्दे को भी समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात करते हैं, यहां पर EA कितना है? 0। अरे भाई यहां पर EA कितना हो गया? 0। अरे हाँ है ना? और यहां पर अगर EA 0 हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 हो गई, EA अगर 0 होगा तो ये किस पे कट कर रहा है? यहां पर कट कर रहा है। और ये किसकी वैल्यू होगी? वहां याद करो मैंने कहा था C0 की वैल्यू होगी, यहां पर किसकी वैल्यू होगी? A की। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं K किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। क्या कहा मैंने? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर EA अगर 0 है, भाई ये 0 है ना, तो जहां पर 0 हो रहा है, भाई 0 से आगे बढ़ता जा रहा है, क्लियर है? तो जहां पर 0 हो वहां पर कट करेगा, और जहां पर ये कट कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर आपके पास में क्या होगा? अंतःखंड हो गया। और यहां पर कट कर रहा है तो K किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर। यहां से भी डायरेक्ट फॉर्मूले से भी देख सकते हो आप। फॉर्मूला क्या था? K इक्वल टू A E की पावर माइनस EA बाई RT। बोलो आ गया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? ये EA क्या हो जाएगा? 0। और E की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना? 0 मत सोच लेना कि 0 हो जाएगा। E की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और E की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो K किसके इक्वल हो जाएगा? A के इक्वल हो जाएगा। और अगर ऐसा कहीं पर होता है तो यह ताप पर निर्भर नहीं करता। क्या मतलब हुआ इसका? ताप पर निर्भर नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना। अब आप टेम्परेचर कुछ भी चेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं होता है। और एक आपको चलते चलते एक बात और बता देता हूं कि ये घटना कहां होती है? जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है। जितनी भी मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, क्या कहा मैंने? मुक्त मूलक अभिक्रिया। याद आया कुछ? ठीक है, जितनी भी मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिसको हम बोल सकते हैं, कि जहां पर भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, उस कंडीशन में EA की वैल्यू 0 होती है। और EA की वैल्यू 0 होती है तो K जो होता है वो A पर डिपेंड करता है।
करता है और ए पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब साफ सीधी सी बात है कि उस जगह पर टेम्परेचर का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट में अगर ऐसा लिखा है तो क्या होगा। अब इसी बात को अगर बात करें तो एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब यही चीज मैं यहां ले लूं k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही फिर से ले लेता हूं और अब मैं t को कर देता हूं अनंत, मतलब मैंने ताप जो है जी भर के बढ़ा लिया, ताप जो है अनंत कर दिया, मतलब टेंस टू इनफाइनाइट। अगर मैं इनफाइनाइट की तरफ लेके जाता हूं तो अब जरा सोचने वाली बात है, ई ए अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा भाई, ई ए डिवाइड बाई आर इंटू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, हाँ या ना? और इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये होगा जीरो। नहीं आया समझ में? अरे कुछ मैथ्स जानते हो थोड़ी बहुत भाई। यहां पर टी की जगह क्या रख दे, मान लेता हूं, चेक कर रहा हूं मैं, यहाँ इनफाइनाइट रख देता हूं अधिकतम वैल्यू। अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूं, ई ए बटा इनफाइनाइट यानी 1 बटा इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 1 बटा इनफाइनाइट का मान होता है 0, यानी ई की पावर कितना होगा 0, और ई की पावर 0 की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब फिर से के ए के इक्वल हो जाएगा। क्या कहा मैंने? फिर से के ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो दो स्थितियां मैंने बता दी आपको, या तो टी क्या कर दो, अनंत कर दो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, या फिर क्या कर दो, किसी तरह से एक्टिवेशन एनर्जी उसकी 0 हो जाए, यानी कि अगर अभिक्रिया के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही ना पड़ रही है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में के जो होगा वो ए के बराबर होगा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक, कोई डाउट? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभी एक थोड़ा सा खेल हो जाता है कि टेम्परेचर को चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होगा कि नहीं होगा। क्या कहा मैंने? ताप परिवर्तन से ईए में परिवर्तन होगा कि नहीं। मैं लिख देता हूं, ताप परिवर्तन से ईए में परिवर्तन होता है। चलो ऐसे लिख देता हूं, होता है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट यहां लिखा है, क्या ये स्टेटमेंट सच? टेम्परेचर पे चेंज करेंगे, सुनिएगा मेरी बात को बहुत गौर से, टेम्परेचर चेंज होता है। अगर कोई रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर रखी जाएगी तो नेचुरल सी बात है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होगा। अभी सिखाया था मैंने, कहीं भी आप देख लो, किसी भी जगह पर देख लो, क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, और एनर्जी अगर आपको एक्सचेंज कर रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। भाई ताप बढ़ाओगे तो किसमें परिवर्तन होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, हाँ या ना? और गतिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज होगा। इसका मतलब के में चेंज आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन में अगर चेंज होता है तो के में चेंज होता है, और के में अगर चेंज होता है, के में चेंज होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होता है, हाँ या ना? के में चेंज होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट अगर हमने दिखा है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इस बात को ध्यान रखना। ताप परिवर्तन से एक्टिवेशन एनर्जी में परिवर्तन होता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए या प्रैक्टिकली देखा जाए, थ्योरेटिकली तो ये बात हो गई, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। ये बात भी दिमाग में रखना है कि बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक परिवर्तन, ये प्रैक्टिकल देखा गया, परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। तो आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और उसमें अगर ये पूछा जा रहा है कि ताप परिवर्तन से संकीर्ण ऊर्जा में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, तो जवाब देना है होता है, यानी ऑप्शन ढूंढना वहां पर। क्या ऑप्शन ढूंढना? परिवर्तन होता है। क्या कहा मैंने? और परिवर्तन होता है, ऑप्शन ढूंढना है। क्लियर? पहली बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कहीं न्यूमेरिकल में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं एक टेम्परेचर हमने 15 से 50 कर दिया और तुमसे कहा गया बताओ ईए की वैल्यू कैलकुलेट करो, अभी आगे देखेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो 15 से 50 कर दिया तो ईए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ऐसे कहोगे सर 15 पे तो अलग ईए होगा, फिर अगर आप ऐसी बात है, और 50 पर ये अलग होगा तो सर 2 ईए निकलेंगे, 2 एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगी। नहीं, फिर हम मान के चलेंगे कि वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है
तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज नहीं प्रिडिक्ट करेंगे, नहीं लेंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका है कि अगर क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर चेंज आ रहा है तो उस जगह पर एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग कांस्टेंट मान के ही करेंगे। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं पर आ रहा है, पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन क्या है, तो आप कहोगे कि दोनों में चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रभावी होगी। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? तो ये कुछ बातें थी जो बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। आओ आगे बात करते हैं, कुछ अगली बात की बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उठाते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, दो टेम्परेचर ले रहा हूं मैं, एक T1 टेम्परेचर, एक T2 टेम्परेचर। दो ताप ले लिए, एक T1 ले लिया और एक T2 ले लिया। सब लोग फोकस करो बोर्ड पर। नींद आ रही है ना तो नींद को किनारे करो, पानी वानी पियो। और किसी की आंखें डबडबाती हुई दिखी ना तो सांस डबडबाने लगेगी कुछ देर बाद। ध्यान रखना, मैं इतनी भयंकर बेइज्जती कर दूंगा मैं। पानी मैं व्यवस्था करवाऊं? तो पानी है तो वाटर कूलर में पानी लो। नहीं है? वेरी गुड, इधर ध्यान दो। फिर जब तक संघर्ष नहीं करोगे, नहीं मैं चाह रहा हूं, इतना पानी तुम लोग पी जाते हो, बंद करवाना पड़ेगा पानी, ये है ना। इधर देखो, टी से कितना हो गया? T1 T2, दो ताप ले लिए मैंने और एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट ले रहा हूं, रेट कांस्टेंट ले रहा हूं K1 एंड K2। दो दर स्थिरांक ले लिए, इधर दो दर स्थिरांक K1 और K2, और दो ताप ले लिए T1 और T2। एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट, मैंने कहा ताप चेंज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं करेंगे, है ना, कांस्टेंट रखेंगे, मान के चलेंगे। अब इनके मध्य में कुछ संबंध निकालते हैं अपन। तो चलो भैया इनका संबंध देखते हैं कैसा है। फॉर्मूला क्या है हमारा? वही फॉर्मूला है, क्या होगा? K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर है? तो यहां होगा K1 इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी वन। अच्छा एक और चीज, ये जो A है ना, ये भी अपना खेल करता है, ये भी चेंज हो सकता है। हम लोग A को भी कांस्टेंट मान के चलते हैं कि उसमें जो संगति हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, जो मैंने कल बताया था, वो सब चीजें सेम है। ऐसा नहीं है कि दो रिएक्शन अगर हम आपको अलग अलग दे दें तो उनका A सेम होगा, उनका A अलग अलग भी हो सकता है। क्या कहा मैंने? दो अलग अलग रिएक्शनों का A अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दो अलग अलग रिएक्शनों का EA सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दो अलग अलग रिएक्शनों का EA सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन EA अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब K सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ज्यादा बोल गया मैं, देखो मैं समझ गया, ऊपर से निकल गया। भाई दो EA सेम हो सकते हैं, दो EA सेम हो सकते हैं, बात समझ में आ गई है। तो अगर दो रिएक्शनों के EA सेम है तो क्या दोनों के K सेम होंगे? नहीं होंगे, दोनों के K सेम नहीं होंगे। अगर रिएक्शन A है, रिएक्शन B है, सुनना मेरी बात, दोनों के EA अगर सेम है, दो रिएक्शनों के EA सेम हो सकते हैं। अगर दो रिएक्शनों के EA सेम है तो दोनों के K सेम नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के K तभी सेम हो सकते हैं कि जब दोनों के A सेम हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है K सेम तब हो सकते हैं जब A सेम हो। जब K सेम A ही सेम नहीं होगा तो K सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां मन में आए A हमेशा आप सेम रखो। A बदलता है, A में बदलाव होता है। और ये तो समझ ही गए होंगे बदलाव क्यों होता है। P की वैल्यू अलग होगी, Z की वैल्यू अलग होगी, कल सिखाया था मैंने। अलग P हो सकता है, अलग Z हो सकता है, क्योंकि अणुओं की संख्या का भिन्नात्मक रूप भी अलग हो सकता है। उनके बीच में जो संगति हो रहा है, परफेक्टली कॉलिजन हो रहा है, वो अलग हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि दो का अगर EA सेम है तो दो का K सेम नहीं होता है, क्योंकि दोनों का A अलग अलग होता है ना। बात पता की है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो यही काम यहां कर रहा हूं। यहां बताओ K2 इक्वल टू क्या कर दिया? A E की पावर क्या कर दिया? EA बाई क्या कर दो बच्चों, यहां पर R2 कर दो। दो टेम्परेचर मैंने चेंज किए हैं और दो K चेंज किए, बाकी सबको मैंने मान के चला है कि वो सेम है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो K1 अपॉन K2। अच्छा, K1 अपॉन K2 जैसे ही करोगे तो A तो जाएगा कट गया, और यहां क्या बचेगा? E की पावर क्या बचेगा? माइनस EA बाई RT1 डिवाइड बाई हो जाएगा E की पावर माइनस EA बाई RT2। सही है, क्लियर है। इसको ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते। E की पावर माइनस EA बाई
RT1 प्लस कैलकुलेशन देख रहे हैं ना भाई, है ना, कहीं पे गड़बड़ी हो जाए तो तुरंत बता देना, ये क्या हो जाएगा RT2। कभी कभी जानबूझ के भी कैलकुलेशन मैं गलत करता हूँ, ये तो आदत तुम्हें पता ही होगा, तो ये मत समझना कि मुझसे गलत हो रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब मुझसे गलत हो रहा है, ये मान के चलना है कि आप जानबूझ के गलत कर रहे हो, ये इसलिए तुम्हारे लिए है, गलतफहमी रखना। आगे चलो, हाँ समझ गए, ठीक। आगे देखो क्या होगा यहाँ पर, e की पावर माइनस कितना कॉमन ले लो, EA बाई आर कॉमन ले लिया, कितना होगा 1/T1 माइनस 1/T2, उल्टा तो नहीं होगा, पक्का ना, माइनस प्लस ठीक लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास में, अब उस वैल्यूज को देखते हैं, K1/K2 इक्वल टू E की पावर माइनस EA बाई आर, यहां हो गया 1/T1 माइनस 1/T2। बोलो यहां तक कोई डाउट, ठीक है भाई साहब, K1 K2 की बात समझ में आ गई, E की पावर समझ में आ गया। अब एक काम करो, लॉग ले लो, क्या ले ले, लॉग ले ले, वही लॉग ले ले, लॉग बेस E ले ले लॉग बेस E, लॉग बेस E यहां पर कितना हो गया K1/K2, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा EA डिवाइड बाई आर, यहां कितना हो गया 1/T1 माइनस 1/T2। और एक काम करो, इसको लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दें, समझ रहे हो, और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2.33 नीचे आ जाएगा, नींद में तो नहीं हो, समझ में आ रहा है, यह आ जाएगा, और यहां माइनस है, माइनस को हटाएंगे तो इसको पलट देंगे, तो 3 काम एक साथ कर दिए मैंने, बर्दाश्त कर लोगे, पक्का। देखो K2/K1 इक्वल टू, ये सही किया, माइनस हटाया, अब यहां पर क्या किया, EA डिवाइड बाई यहां क्या कर दिया 2.303 कर दिया, R कर ही दिया, 1/T1 कर दिया, माइनस 1/T2 कर दिया। बोलो आया समझ में, ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई है, तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, और बहुत काम का फॉर्मूला है, क्योंकि इसी से हमारे अगले क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हमारे पास में आएंगे, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे, ठीक है। तो फाइनली अगर बात करें तो हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आ गई है, log base 10 K2/K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.33 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं उसको समझने की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं। इसमें जो लिखा हुआ है log base 10 K2/K1, ये बड़ा काम का है, यानी कि ऐसे भी कह सकते हो कि K2/K1 क्या शो करता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, K2/K1 बहुत कम दिया जाता है, वहां एक चीज लिखी जाती है कि दर इतने गुना हो जा रहा है, ठीक है, यहां लिखा जाता है दर गुना हो रहा है, ठीक है, हो रहा है या हो रही है, जो भी है, अभिक्रिया की दर इतने गुना हो रही है। बात को समझिएगा, अगर कहीं पर क्वेश्चन लिखा जाए कि दर इतने गुना हो रहा है या इतने गुना हो रही है, इसका मतलब जो भी लिखा जाएगा, जैसे x गुना की बात कर देंगे तो K2/K1 की वैल्यू x मानना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। वहां दर स्थिरांक नहीं लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, वहां क्वेश्चन के अंदर दर स्थिरांक नहीं लिखा होगा, इस बात को ध्यान रखना है, दर स्थिरांक नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा कि ताप इतने से इतना बढ़ा दिया गया, उस कंडीशन में दर इतने गुना हो गई है। तो बताओ क्या ज्ञात करना, जो भी ज्ञात करना होगा वो होगा। चलो एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं, फिर सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक अभिक्रिया हो रही थी, और उस अभिक्रिया में, क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर हमारे पास में 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसको बढ़ा के 127 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी कि किसी एक अभिक्रिया में ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 127 डिग्री कर दिया, तब अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। ये क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज थी। तो बताइए उस जगह पर उसकी सक्रिय ऊर्जा कितनी होगी, यानी EA कितना होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आपके पास में होगा। अब 12th में आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में देखो आपको क्वेश्चन ऐसे भरे हुए मिलेंगे, खूब क्वेश्चन है उसमें, ठीक है।
ऐसे ही क्वेश्चन है कि कितने गुना हो जाती है या कितने गुना होगी, इस टाइप के प्रश्न भी वहां पर है। तो करना क्या है, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके पास में होंगे तो करना क्या है, उसको समझ लो, आप उसको समझो। यहां हो गया, देखो आपको क्या दिया गया है, यहां दे रखा है K2 अपॉन K1 की वैल्यू 4 दे रखी है, पहली चीज तो ये दे दी गई है क्वेश्चन के अंदर। दूसरी बात है T1 आपके पास है, कितना है, 27 है। T1 कितना है, 27। टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाना, क्या कहा मैंने, टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाना है। तो 27 प्लस 273 कर दिए होगे, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। एक तो ये हो गया। T2 की बात कर रहा हूं, T2 कितना हो गया, 127 प्लस 273 कितना हो गया हमारे पास में, 400 केल्विन। क्लियर, T1 मिल गया, T2 मिल गया। फॉर्मूला हमारे पास में पता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है log base 10 K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R, यहां कितना होगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब यहीं से सॉल्व कर लो, चाहो तो यहां भी देख लो, यहां लिख दे रहा हूं T1 T2 और यहां कितना होगा बच्चों, T2 माइनस T। अरे हो जाएगा, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर अब सॉल्व करेंगे तो log base 10 यहां कितना हो गया, 4 हो जाएगा। EA की वैल्यू हमें निकालनी है, यहां कितना होगा, 2.303 हो गया, इनटू R की वैल्यू जो भी आपका मन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, जूल में है कि कैलोरी में है, वो R की वैल्यू यहां रख देना, इनटू T2 यहां क्या है, T2 कितना है, 400। तो यहां हो गया 400 माइनस कितना होगा बच्चों, 300 डिवाइड बाई कितना होगा, 400 गुणा 300। बोलो आ गया समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, जहां तक मुझे लग रहा है कर लोगे। यहां पर कोई डाउट यहां पर, तो आपको सीधे सीधे इस जगह पर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई डाउट यहां तक नहीं है, ठीक है, एक मिनट नोट कर लो मॉड्यूल, ठीक है। अब आगे तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है A से B और C से D। ये क्वेश्चन हमारे पास में है A से B और C से D। इसका KA दे रखा है, आपको KA दे रखा है 10 टू पावर 15 e की पावर माइनस 2000 बटा टी, e की पावर माइनस 2000 बटा टी। क्लियर है। और यहां पर आपको दे रखा है KC की वैल्यू दे रखी है, यह है 10 टू पावर 14 e की पावर माइनस 1000 बटा टी। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है किस ताप पर, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है किस ताप पर Ka बराबर Kc होगा, Ka बराबर Kc होगा। क्वेश्चन क्या है, किस ताप पर Ka और Kc बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, वहां पर देख लेते हैं। आपको करना क्या है, Ka को Kc के इक्वल करना है और क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है ना। काम करो, Ka को Kc के बराबर कर दो। क्या कर देंगे यहां पर 10 टू पावर 15 e की पावर माइनस कितना हो जाएगा 2000 बाई टी, बोलो हो जाएगा। यह होगा 10 टू पावर 14 e की पावर माइनस कितना होगा बच्चों 1000 बटा टी। सही है। अब क्या करना है, हल ही तो करना है ना। इसको नीचे ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 टू पावर 15 डिवाइड बाई कितना होगा 10 टू पावर 14। समझ में आ रहा है, क्लियर है। 10 टू पावर 15 डिवाइड बाई 10 टू पावर 14, तो 10 टू पावर 15 डिवाइड बाई हो गया 10 टू पावर 14 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1000 बटा टी डिवाइड बाई e की पावर माइनस 2000 बटा टी। बोलो समझ में आया, यहां तक कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कितनी वैल्यू आ गई है ये 10, समझो इधर 10, और यहां कितनी आ गई है e की पावर माइनस 1000 बटा टी, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां कितना हो गया 1000 बटा टी, 1000 बटा टी प्लस 2000 बटा टी। ठीक है। तो यहां हो गया 1000 बटा टी प्लस यहां हो जाएगा 2000 बटा टी। सिंपल है।
अब क्या किया अपन ने, 10 इज इक्वल टू ई की पावर क्या कर दिया अपन ने, बताओ यहां पर कितना हो जाएगा 1000 बटा टी। कैलकुलेशन सही जा रहा है भाई, मैं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं ना, नहीं तुम कहोगे सर गड़बड़ी कर दी है, जानबूझ के करी मैंने, ठीक है। हाँ बताओ क्या होगा, यहाँ लॉग बेस ही करेंगे और लॉग बेस से क्या करेंगे, लॉग बेस 10 करेंगे और करेंगे तो यहां पर कितना होगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई लॉग करेंगे 1, नहीं आया, दिमाग नहीं चला, अरे आ गया, कितने लोगों समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो। अरे वाह सब होशियार है, तू नींद से नहीं जागा, नींद से बाहर आ, क्या होगा, अरे 2.303 लॉग बेस 10, 10 की वैल्यू 1, हाँ भाई इक्वल टू कितना हो गया 1000 बटा टी। कुछ छूट तो नहीं रहा, पक्का समझ में आ गया। और टी करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, टी इधर आ गया 1000 बटा 2.303, था ना सिंपल क्वेश्चन, है ना सरल क्वेश्चन, निकल गया ना टेम्परेचर। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन में अपन को के सी बराबर करना था और यहां से टेम्परेचर निकालना था। तो क्वेश्चन यहां पर किस टाइप के आते हैं, देखो वही बात मैं बता रहा था, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि इतने गुना है, या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कितने गुना होगा पूछा जा सकता है। फिर उसके लिए क्या करेगा, ये की वैल्यू दे रखा, अगर ये की वैल्यू दे रखी होगी तो K2/K1 या कितने गुना है वो पूछा जाएगा, या कितने गुना है टेम्परेचर वेरी करके बता दिया जाएगा कि भाई इतना ताप और इतना ताप है। तो इस प्रकार के सरल से प्रश्न आएंगे, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लोगे, होशियार बच्चे हो, कभी कभी मान लिया करो, हम भी कभी कभी मान लेते हैं कि आप होशियार बच्चे हो। चलो यहां तक तो कहानी मैंने समझा दी कि ये न्यूमेरिकली बात है। अब थोड़ा सा जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पर, और थोड़े से जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है ग्राफ के द्वारा। तो मान लेते हैं आपके पास में कोई एक अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, इस प्रदर्शन कर रहा हूं मैं ऊर्जा और अभिक्रिया के मध्य, ऊर्जा और अभिक्रिया के मध्य। अब देखो यहां पर ग्राफ, देखो यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया, यूं बनाया, यूं बनाया और यूं बनाया। ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में, है ना, बहुत अच्छा ग्राफ है ये, बढ़िया है, यूं जाता है फिर ऊपर से नीचे आ जाता है कि नहीं, कितना बढ़िया ग्राफ है। अब कोई मुझे बता सकता है ये यूं या क्या है, मतलब कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे आता है, कुछ किसी को आइडिया? बोले पहाड़ है सर वो, अच्छा पहाड़ पे चल रहा था, हाँ तो बोले यहां से चढ़ाया जाता है तुमको, फिर यहां चढ़ाया जाता है, फिर यहां से धक्का मार दिया जाता है। बोले हमारी जिंदगी ऐसी होगी, धक्के वाली हो गई है ना। हाँ वाह वाह वाह। चलो इधर देखो, देखो ये एक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक होता है ना। तो अभिकारक को मैं R लिख दूं यहां पर, ये अभिकारक है और ये बेटा उत्पाद है, यहां प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है इस जो भी अभिक्रिया दे रखी होगी, जो भी अभिक्रिया दे रखी होगी उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है, ये है, क्या कहा मैंने, जो भी अभिक्रिया दे रखी है उस अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसको हमने दूसरे लफ्ज़ों में बोला था एनर्जी बैरियर, याद आया कि नहीं है। तो भैया ये एनर्जी बैरियर है, मतलब इसको रिएक्शन होने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता है, और जब ये कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं देहली ऊर्जा, याद आया, तो इसको बोल दिया मैंने देहली ऊर्जा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अभिकारक के अंदर कुछ तो ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, कुछ तो होगी ऊर्जा, तो भाई ये है उसकी अपनी ऊर्जा, ये है उसकी अपनी ऊर्जा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा, ये समझ में आ गया। और अब बताओ कितनी आवश्यकता हो रही है, अब बताओ कितनी आवश्यकता हो रही है, भाई इतनी आवश्यकता हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये है सक्रिय ऊर्जा। अब समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। तो ये जो पीक है ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सक्रिय ऊर्जा को, इतनी ऊर्जा की भैया आवश्यकता है। ये क्या दिखा रहा है, उस अभिकारक की ऊर्जा, और ये बना है उत्पाद। यहां तक समझ में आ गया। अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं, क्या, यहां पर देखो R जो है अभिकारक है वो ऊपर है और उत्पाद जो है वो नीचे है। गौर से समझो इस बात को, अभिकारक ऊपर है उत्पाद नीचे है। इसका अर्थ क्या है,
इसका अर्थ क्या है उसको समझते हैं। देखो इसका अर्थ समझाता हूं मैं। अभिकारक की ऊर्जा इतनी हो गई और उत्पाद की ऊर्जा कितनी हो गई, इतनी हो गई। ऊर्जा नीचे से तो ले रहे हैं, अरे हाँ है ना। तो ये किसकी ऊर्जा हो गई, अभिकारक की, और ये उत्पाद की अपनी ऊर्जा हो गई। क्लियर हो गया। अब जब ऊर्जा का अंतर देखोगे तो डेल्टा एच देखा है आपने, ऊर्जा का अंतर क्या होता है, डेल्टा एच। और डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, उत्पाद माइनस अभिकारक। बोलो सही बात है कि नहीं है, उत्पाद माइनस अभिकारक। अब जरा गौर से देखो कि ये बड़ा है, ये ऊर्जा बड़ी है कि ये ऊर्जा बड़ी है, भाई ये वाली ऊर्जा बड़ी है कि ये वाली ऊर्जा बड़ी, अभिकारक की ऊर्जा बड़ी है।
आ जाए, वियोग किया है। अब हम बात लेके आ रहे हैं कि कोई उत्प्रेरक किसने प्रयोग कर दिया है। अगर उत्प्रेरक प्रयोग कर दिया गया है तो क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देगा, आया ना। अगर आपने कोई कैटलिस्ट यूज किया गया है, कर दिया, तो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज करेगा। अब दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया है, क्लियर, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, स्पीड अप कर देगा। और अगर आपने निगेटिव कैटलिस्ट यूज किया है तो उसको, अब मैं आपको बताता हूं कि कैटलिस्ट के होने से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, कैटलिस्ट के होने से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें सीखना है बच्चे, ये हमें सीखना है। देखो, ये हमारे पास ग्राफ है और यहीं पर हमारे पास एनर्जी है और ये हमारे पास रिएक्शन। सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि आपको एक ऐसी रिएक्शन दे रहा हूं जिसमें कुछ कैटलिस्ट यूज ना हो, कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं है, मानने से ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अभी कई कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट। अब आप सोचो, विदाउट कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिख रही होगी, एक्टिवेशन एनर्जी दिख रही होगी आपको। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर दिया, और पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर आपने यूज कर दिया तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब तेजी से होगी, तो रिएक्शन अब आपको अगर यहाँ आना है, आपके पास दो रास्ते हैं, तो किस रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे अगर यहाँ पर आपको आना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब दोस्तों पहले एक्टिवेशन एनर्जी कुछ और थी और अब एक्टिवेशन एनर्जी कुछ और है, अब होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। समझ गए बात को? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहोगे पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, रिएक्शन से भी। और अगर निगेटिव कैटलिस्ट की बात करें, अगर निगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो समझ गए होंगे कहां से जाएगा, ये हो जाएगा अपने आप में निगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट में क्या होगा और निगेटिव कैटलिस्ट में, बहुत बड़ी। अब एक चीज दिमाग में और आ गई, उसको भी देखें, क्वेश्चन से इनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये क्या पॉइंट है, क्या कहना चाह रहा हूं, ये ऊपर जो जहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं उसका मतलब क्या है, कहां चले गए, यहां सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छी बात यहां से उठा के लेके आ रहा हूं, उसको समझो। हमने यहां से रिएक्शन की, रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट, ठीक है, सुनना मेरी बात, क्रिटिकल पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, यानी यहां पर जो टॉप पोजीशन है उसका क्या मतलब है, ये पता होना चाहिए। भाई यहां से तो आपको पता चल गया कि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, ये जो जगह है वो कहलाती है संक्रमण स्थिति, संक्रमण स्थिति जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला मैंने, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट का मतलब एक ऐसी स्टेट जो क्षण भर के लिए होती है, कुछ सेकेंड के लिए होती है। और दूसरी बात, ये जो स्टेट होती है ये अस्थायी अनस्टेबल होती है। और अगर अनस्टेबल है तो एनर्जी कैसी होती है? तो यहाँ पर तो बेसिकली आपकी एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, बाकी ये बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड का मतलब क्या होता है, ये जो ऊंचाई है इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ तो आपको समझ में आरडीएस स्टैटिक बोलते हैं। नहीं पता है तो बता दीजिए क्या बात है। चल अभी मान लीजिए क्या आरडीएस नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप आती है सेकंड, और इससे सेकंड में अब क्या होता है, ये आर प्लस पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये अटैक करता है और यहाँ से बनता है आर और ये बनता है।
इसमें क्या होता है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, यानी कि 2 स्टेप होंगे तो 2 पीक होंगे। क्या समझो, यहाँ हमने किसी भी क्वेश्चन को एक पीक बना रखी है, इसका मतलब है एक बच्चे, लेकिन अगर आपके पास में एक से ज्यादा स्टेप है तो उस कंडीशन पर एक से ज्यादा कंडीशन कैसे होगी, ऐसे होगी। अगर एक से ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है इसका मतलब एक ज्यादा पहले, और मैं आपको बताऊं इससे ही सब कुछ कैसे सबसे पहले आने वही है, एनर्जी और रिएक्शन है ना, एनर्जी और रिएक्शन की कंडीशन ये वही है। अब आने यहाँ से क्या पता है आप पता है आपको अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये क्या होता है, स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी कम होती है। फिर अगला स्टेप यानी कि ये हो गई नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेज, ये हो गया नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेज। अब समझ में आया, तो ये है टूटने वाला और ये है जुड़ने वाला। अब समझ में आया, और फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये समझ में आया कि तो एक से ज्यादा पीक होने का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया। एक से ज्यादा पीक होने का मतलब ये होता है कि भाई एक से ज्यादा स्तर है, एक से ज्यादा स्तर की, समझ में आ गया। अब चलो एक बात और बताता हूँ मैं, कि अगर हमारा यही रिएक्शन है, अब मैंने कुछ ऐसे बनाया है, समझो बात, ये बनाया। अब मुझे एक चीज बता दो, इसमें और इसमें, चलो इसको इधर ही बना दो, इन दोनों में क्या है, अच्छा एक ऊपर एक नीचे, बहुत बढ़िया जवाब था ये। क्या अंतर है दोनों, अच्छा ये छोटा ये बड़ा, ये TS1 है, ये TS2 है, कंफर्म है, ये TS1 है, ये TS2 कंफर्म है, ये मध्यावर्ती है, कंफर्म है। अब अंतर यहाँ पर हमने क्या किया था, ये किया था RDS स्टेप, कौन सा था, पहला, जो स्लो होगा वो ऊपर जाएगा, जो फास्ट होगा वो नीचे जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं है, जो स्लो होगा ऊपर जाएगा, जो फास्ट होगा वो नीचे जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर स्टेप, यहाँ पर क्या कंडीशन थी, अगर देखा जाए तो पहला वाला स्टेप कौन सा है बेटा, फास्ट, ये कौन सा है, सेकंड स्टेप। अब समझ में आया,
यहाँ पर पहला स्टेप कैसा है, स्लो, और दूसरा स्टेप कैसा है, ये है पदों को बताने का तरीका। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को देख के ही आप बता सकते हो ये कौन से ग्राफ को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट इतना आपको आगे नहीं जाना है। बस आप इतना दिमाग में रखो, ये TS1, TS2, ये TS1, ये TS2, ये स्लो होगा, हाइट ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी, और फास्ट होगा, समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये रही आपके पास में एक्टिवेशन बात।